नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ हित नम्रता चैनल पर। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं अपने हिस्ट्री नोट्स के बारे में, जिसको मैं अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको समझाती हूं। और इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर दे देती हूं। तो चलिए बात करते हैं हम अपने इसके पार्ट 2 पे, यानी पार्ट 1 जो है हमने कंप्लीट कर दिया है। जो पार्ट 1 हमारा इतिहास को जानने का स्रोत है, उसी में जो हमारे कुछ टॉपिक बच गए थे जिसको हम अपने पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें आता है हमारा विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण को जो है हम कई रूपों में बांटते हैं, जैसे हमारा ग्रीक है, रोमन है, चीनी है और अरबी है। उसके बाद हमारे आते हैं यूनानी, यानी कि जिसको हम ग्रीक के नाम से जानते हैं। वो जो प्राचीन लेखक थे उनमें दो का नाम सबसे फेमस है, जिसका नाम है टेसियस और दूसरे का नाम है हेरोडोटस। तो जो टेसियस थे वो ईरान के राजवैद्य थे। जो हमारे हेरोडोटस हैं उन्होंने हिस्टोरिका लिखी पुस्तक लिखी है जो 500 ईसा पूर्व की है। इस हिस्टोरिका पुस्तक में हमें भारत और फारस के संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। नियार्कस हुए, अरिस्टोबुलस हुए और ऑनेसिक्रिस्ट हुए, ये हमारे सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर के बाद जो विदेशी लेखक हैं उसमें आते हैं मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो सेल्यूकस निकोटर के राजदूत थे। डायमेकस और डायनोसिस, ये बिंदुसार के दरबार में आए हुए थे। जो हमारे मेगास्थनीज थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है जो मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति की जानकारी देती है। मेगनिस्थ ने सबसे पहले आर्यमित्र से मिले थे और फिर बिंदुसार से मिले थे। डायमेकस जो थे वो सीरिया के शासक अंतियोकस के दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आए हुए थे। और जो डायनोसियस थे वो मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आए हुए थे। बिंदुसार तो आपको पता ही है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हैं उन्हीं का नाम है बिंदुसार और इनकी माता का नाम दुर्धरा था। उसके बाद हम देखेंगे यूनानी भाषा में। तो यूनानी भाषा में जो टॉलमी हैं उन्होंने जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी हुई है। उसके बाद आता है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जिसमें हमें लाल सागर के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि भारत में जो विदेशी व्यापार होते थे वो लाल सागर के माध्यम से होती थी, लेकिन इसके लेखक कौन थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। भारत के समस्त पूर्व, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण के बंदरगाहों का वर्णन जो है वो हमें पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में देखने को मिलता है। भारत और रोम के मध्य व्यापार की बृहद जानकारी मिलती है। उसके बाद हमारा है लैटिन भाषा। तो लैटिन भाषा में हमें प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक मिलती है जो हमारी 100 एडी के, यानी कि 100 ईस्वी की है, जिसमें आर्थिक संपन्नता, भारत के पेड़ पौधे, वनस्पति, खनिज का वर्णन, भारत और इटली के बीच के व्यापार का वर्णन जो है हमें मिलता हुआ है। उसके बाद हमारा आता है विदेशी विवरण में दूसरा है चीनी। जो चीनी स्रोत है उसमें हम देखते हैं जो सबसे पहले फायान आते हैं। उसके बाद हमारे ह्वेनसांग आते हैं, जिसको हम युआंग च्वांग के नाम से भी जानते हैं। और तीसरे इत्सिंग। ये तीनों जो है वो मुख्य रूप से है चीनी यात्री थे और ये भारत में आके कई साल अपने समय बिताते हैं और भारत के बारे में जो सामाजिक राजनीति जो उस टाइम का परिदृश्य था उसके बारे में अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फायान को, जिनकी पुस्तक का नाम है फो क्यो की। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त जो द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के समय ये आते हैं और उस समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन करते हैं। फायान किसी भी राजनीतिक स्थिति की जानकारी नहीं देता है, यहाँ तक कि शासक का भी उल्लेख नहीं करता है जिसके शासनकाल में वो फायान आए हुए थे। यह लेकिन भारत में अस्पृश्यता, अछूत के बारे में जानकारी देते हैं। रोजमर्रा के दैनिक जीवन में विनिमय हेतु ये बताते हैं कि कौड़ियों का प्रयोग होता था। इसने भारत को 3N चू कहा है। ये भारत में 14 वर्ष रहे थे, यानी फायान जो है वो भारत में कुल 14 वर्ष रहे थे। उसके बाद हमारे दूसरे यात्री आते हैं जिनका नाम है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय आते हैं। जैसे आपको है गुप्ता, जब गुप्ता पीरियड खत्म होता है तो गुप्त वंश के शासनकाल पे ही एक सबसे बड़ा जो उभर कर शासन आता है हर्षवर्धन वंश का, यानी कि वर्धन वंश। उसी वर्धन वंश के एक शासक थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। तो उसी हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है ह्वेनसांग आते हैं, यानी कि 7वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग में। ये चीन में प्रतिबंध था देश छोड़ना, तब भी ये जो बड़ी मुश्किलों से
छुप छुपा के भारत आते हैं, लेकिन जब ये भारत से वापस जाते हैं तो इनके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है और इन्हें बहुत अच्छे से जो है वहाँ के खुद जो चीन के जो राजा थे, जो शासक थे, इनका वेलकम करते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो हमारे वेन सॉन्ग थे वो हर्षवर्धन के समय में आए थे, जिन्होंने उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा का वर्णन किया है। और इनकी पुस्तक का नाम जो है वो है सी यू की। इनकी पुस्तक का नाम है सी यू की। इसने भारत को ईन तू कहता है, भारत को इन्होंने ईन तू कहा। भारत में कुल 16 वर्ष रहते हैं, जिसमें से 6 वर्ष ये नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई किया था। जो नालंदा जो आज के समय में बिहार में है, यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय है, उसमें ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए मेन रूप से आए हुए थे। वेन सॉन्ग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की खूब प्रशंसा करते हैं अपने यात्रा वृत्तांत में। इन्होंने विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रवेश हेतु द्वारपाल होते थे और जो प्रांगण में प्रवेश हेतु परीक्षा करते थे। इन्होंने ये भी जानकारी दी है कि विश्वविद्यालय में जो एडमिशन लेना, विश्वविद्यालय में जाना कोई इतनी आसान चीज़ नहीं थी। पहले जो है द्वार पे ही जो द्वारपाल थे वो प्रवेश हेतु कुछ परीक्षा लेते थे, यानी कुछ क्वेश्चन पूछे थे। अगर क्वेश्चन का लोग जवाब दे देते थे तो ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति होती थी। तो जो हमारे वेन सॉन्ग हैं उनका जो विवरण है उस समय बताते हैं कि बौद्ध धर्म में कुल मिला के 18 संप्रदाय थे। महायान संप्रदाय उस समय लोकप्रिय था। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक बृहद बौद्ध सभा का आयोजन किया था और वेन सांग स्वयं उसके अध्यक्ष थे। राजा की आय का एक हिस्सा धार्मिक कार्य के लिए जाता था। वेन सांग ऐसा बताते हैं कि राजा जो था वो उसका आय था, उसका एक हिस्सा वो धार्मिक कार्यों के लिए अपना इन्वेस्ट करता था। उसके बाद है वेन सांग बताते हैं कि अछूत, अस्पृश्यता, जो हमारे अत्यंत वर्ग थे उनका भी उस समय जो है भारत में समाज में पाए जाते थे। उसके बाद हमारे जो तीसरे जो चीनी यात्री थे, जिसका नाम है इत्सिंग। जो इत्सिंग थे वो 7वीं सदी के अंत में भारत आते हैं और यह भी नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय में रहकर इन्होंने पढ़ाई की थी। बौद्ध संस्थाओं, भारतीयों की वेशभूषा, खान पान का भी वर्णन करते हैं। इत्सिंग के अनुसार उस समय ईख यानी कि गन्ने की खेती होती थी, यानी कि इत्सिंग ने गन्ने की खेती का वर्णन किया हुआ है। अब हम देखेंगे अरबी स्रोत के बारे में। जो हमारे अरबी स्रोत हैं उसमें आते हैं पहले हमारे अल-बरूनी, जिसे हम अबू रेहान के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने तहकीके हिंद, किताबुल हिंद, मिन मकाला नामक पुस्तक लिखी थी। यानी कि एक ही पुस्तक है जिसका नाम है तहकीके हिंद, जिसको हम किताबुल हिंद के भी नाम से जानते हैं और मिन मकाला के नाम से भी जानते हैं। अल-बरूनी जो थे वे तत्ववेता, सर्वोत्तम गणितज्ञ और ज्योतिर्विद थे। इन्होंने आफ़ताब का मतलब होता है सूर्य के बारे में भी बताया हुआ है। ऐतिहासिक लेखन तो था भारत में, परंतु कालानुक्रम का अभाव था। इन्होंने ये बताया है कि भारत में ऐसा नहीं कि ऐतिहासिक घटनाओं को लिखा नहीं जाता था, ऐतिहासिक घटनाओं को लिखा जाता था, लेकिन वो उसमें जो है क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि जो है कब किस काल में ये घटित हुई है उसके बारे में वर्णन नहीं मिलता है, यानी कि कालानुक्रम जो है उसका अभाव ये बताते हैं। उसके बाद हमारे जो दूसरे लेखक हैं वो हमारे हैं अबू अल हसन अल मसूदी, जिन्होंने राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश के बारे में लिखा हुआ है और ये 10वीं शताब्दी में आते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है जो है मुहज अल दहाब, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। मसूरा सिंध की राजधानी बताते हैं। खुरासान, सिंध, तिब्बत, ये जो है इनके बारे में इनकी किताबों में वर्णन मिलता है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान, रंग की शुद्धता की दृष्टि से भारत के लोग अन्य लोगों से भिन्न नहीं थे। तो जो अबुल हसन अल मसूदी हैं ये बताते हैं कि जो भारत के लोग हैं वो किसी भी प्रकार से, न बुद्धि से, न विवेक से, न ज्ञान और न रंग से बाकी दुनिया के लोगों से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं हैं। इन्होंने गंगा नदी को जिंजिस कहा है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जिंजिस जो है गंगा नदी को किसने कहा है, तो वो जो है हमारे अल मसूदी ने कहा है। इन्होंने भारत की सबसे बड़ी नदी भी इसको बताया है। अब जो है यहाँ पे हमारा जो है
इतिहास के जो जानने का स्रोत है वो ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे कि जीवन का विकास कैसे हुआ था। तो जीवन के विकास में हम देखेंगे जो पृथ्वी का विकास है उसे हम विकासवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी कि आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी एक तारे में शामिल थी। इसी तारे के पास एक दूसरा तारा गुजरता है और इन दोनों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के परिणाम स्वरूप तारा टूट जाता है। इसे पृथ्वी के एक ग्रह के रूप में बाहर निकल जाता है। यानी कि एक दो तारे होते हैं और दोनों में जब आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, जब आकर्षण प्रतिकर्षण होता है तो इसमें से जो है एक तारा टूट के निकल जाता है और यही तारा जो टूटता है उसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी पर जीवन जो है वो 2.5 अरब वर्ष पूर्व से है शुरू हुई थी। 2.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन आया। इस 2.5 अरब वर्ष के बाद के युग को हम जियोलॉजिकल एज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जीवन के इतिहास की शुरुआत जो है वो हमारा जियोलॉजिकल युग से होती है। जीवन का विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। जीवन का विकासवादी सिद्धांत डार्विन ने दिया था। कुछ भौतिक एवं रासायनिक क्रिया, तो प्रोटोप्लाज्मा आता है, उसके बाद हमारा प्रोटोजोआ आता है। जो प्रोटोजोआ है वो एक कोष के प्राणी होते हैं। उसके बाद हमारे मेटोजोआ आता है। अब आता है कि हमारे अवसादी चट्टान। जो अवसादी चट्टान है उसके आधार पर जीवन के इतिहास को 5 भागों में बांटा जाता है। जो 5 भागों में बांटा जाता है अवसादी चट्टानों के आधार पर जो जीवन का जो इतिहास है उसको हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला होता है एजोइक एज, दूसरा होता है प्रोटोजोइक युग, तीसरा होता है पेलियोजोइक, चौथा मेसोजोइक और पांचवा हमारा सीनोजोइक युग होता है। तो जो आपका एजोइक युग है तो एजोइक युग जो है वो 270 करोड़ वर्ष पहले ये चट्टान निर्मित हुआ और इसमें जीवन का कोई साक्ष्य नहीं है। यानी कि जो आपका एजोइक युग है वो उसका जो चट्टान का निर्माण है वो 270 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के जीवन का वर्णन का साक्ष्य नहीं मिलता है। और जो प्रोटोजोइक युग है वो 120 करोड़ वर्ष पूर्व का है, जिसमें जीवन का साक्ष्य मिलता है। जंतु यानी जो जंतु सबसे पहला जो जंतु है वो हमें मिलता है जेलीफिश, जो पृथ्वी का पहला जंतु है। और वनस्पति जो है वो काई है, यानी कि पहली आने वाली वनस्पति। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी पे आने वाला जो पहला जंतु है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जेलीफिश। और पृथ्वी पे आने वाला पहला वनस्पति जो है वो काई है। काई जो आप लोग नहीं, काई आपने बहुत लोग देखा होगा, जो हरे हरे रंग के पर बिछ जाती है, उसे हम काई के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा पहला वनस्पति है और इसी वनस्पति से हमारा जो है धीरे धीरे विकास होता है और इतने बड़े पेड़ पौधे जो हमें आज देखने को मिलते हैं इसी तरीके से विकास हुआ है। तीसरा हमारा जो होता है उसको हम पेलियोजोइक युग के नाम से जानते हैं, जो 55 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 20 करोड़ वर्ष पूर्व तक का है। तो जो हमारा इसमें आते हैं सरीसृप युग को नाम से इसको हम जानते हैं, जिसमें प्राइमरी युग, तो हमारे प्राइमरी युग में कशेरुक जंतु आते हैं। कशेरुक मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाने लगी उसे हम कशेरुकी जंतु कहते हैं। उसके बाद हमारा इसे मत्स्य युग के नाम से जानते हैं क्योंकि मछली आई थी, और कार्बोनिफेरस युग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें कोयला आया था। यानी जो हमारा पेलियोजोइक युग है उसे हम कई नामों से जानते हैं। इसे हम प्राइमरी युग के नाम से जानते हैं, मत्स्य युग के नाम से जानते हैं और कार्बोनिफेरस युग के नाम से जानते हैं। जो हमारा मेसोजोइक युग है वो 20 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 6 करोड़ वर्ष पूर्व के समय को हम मेसोजोइक युग कहते हैं, जिसमें डायनासोर और पौधे जिसमें बीज होगा, ऐसे पौधे जो हैं इसका विकास जो है वो मेसोजोइक युग में होता है। यानी क्वेश्चन पूछे कि डायनासोर जो है उसका जो उद्भव कब हुआ था, तो उसका उद्भव जो है वो मेसोजोइक युग में हुआ था और ऐसे पौधों का विकास होना शुरू हो गया कि जिसमें बीज पाए जाते हैं। पांचवा है हमारा सीनोजोइक युग, जो 6 करोड़ वर्ष पूर्व है, जिसमें स्तनधारी जीव और पक्षी आते हैं। मानव के विकास को समझने के लिए सीनोजोइक युग को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है टर्सरी युग और दूसरा है क्वाटरनी युग। जो हमारा टर्सरी युग है इसमें केवल मानव सम पाए जाते हैं, मानव के जैसे जो पाए जाते हैं ऐसे हमें मिलते हैं। और दूसरा जो हमारा क्वाटरनी युग है इसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसे हम प्लायोसीन के नाम से जानते हैं और हीम युग इसी में हमें देखने को मिलता है। यही जो प्लायोसीन था इसमें जो टर्सरी युग में जो केवल मानव सम था वो बदल के जो है आपका किसमें बदल जाता है, मानव में पूर्ण रूप से बदल जाता है। उसके बाद मानव का जो विकास है वो उसको हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो मानव का विकास है जिसमें मिलता है रामापिथेकस,
ये पहला मानव है जो जंगल में निकलकर मैदान पर आता है। एक क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहला मानव कौन है जो जंगल से निकलकर मैदान में आता है, उसका नाम है रामापिथेकस। दूसरा हमारा ऑस्ट्रेलो अफ्रीकन्स, ये जो इथोपिया में हार्डर नामक स्थल से जो लूसी नामक पहला मानव मिला है और इसको हम ऑस्ट्रेलो अफ्रीकन्स के नाम से जानते हैं। होमो हैबिलस, ये पहला मानव है जिसने अपने हाथों का उपयोग किया था। उसके बाद हमारे आते हैं होमो इरेक्टस। ये जो हमारे होमो इरेक्टस थे, इन्होंने रीढ़ की हड्डी पर खड़े होने का प्रयास किया और आग, पत्थर, कुल्हाड़ी का प्रयोग भी सबसे पहले होमो इरेक्टस ने ही किया था। उसके बाद हमारे आते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, जो हमारे पूर्वज माने जाते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पर सीधा खड़ा होना शुरू कर दिया और इनके जो मस्तिष्क का वजन था वो 15 सीसी का था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।